तो आज हम लोग क्लास 12 के पोल साइंस का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है जी। 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि राजनैतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यह बात ध्यान देने वाली है कि कोल्ड वार के समय पूरी दुनिया का ध्यान किस पे था? नाटो और यूएसएसआर, सोवियत संघ और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दोनों पे था इसका ध्यान, पूरे विश्व का। तो 1990 द्वितीय विश्व युद्ध से लेके 1990 तक कोल्ड वार चला था इनका। 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया था, खत्म हो गया था वो। तो लगा था कि पूरी दुनिया पे राजनैतिक और आर्थिक रूप से किसकी दादागिरी चलेगी? अमेरिका की चलेगी। लेकिन जब सत्ता के वैकल्पिक केंद्र आने लगे सामने, तब लोगों के एहसास हुआ कि अच्छा, मतलब इस तरीके से अमेरिका पे अंकुश लगाया जा सकता है। अमेरिका अपनी मनमानी नहीं करेगा, मतलब कुछ और भी विकल्प हो सकते हैं जिससे कि एक ध्रुवीय विश्व की कल्पना नहीं हो, समाप्त हो जाए। ठीक है। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या क्या आए, ये आगे देखेंगे हम लोग। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। यूरोप में क्या हुआ? यूरोपीय संघ। मतलब दो एग्जाम्पल है हमारे सामने, यूरोपीय संघ और आसियान, जो कि वैकल्पिक तौर पे आए थे दुनिया के सामने, और जिससे कि अमेरिका की मनमानी पे अंकुश लगा। यूरोपीय संघ तो बहुत पावरफुल हुआ, आगे हम लोग देखते जाएंगे एक एक करके। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा। प्रथम विश्व युद्ध भी यूरोप में हुआ था, आपस के देशों लड़ गए थे यूरोप में, और द्वितीय विश्व युद्ध भी यूरोप के कारण हुआ था। यूरोप के ही देश आपस में लड़े थे। लेकिन जब कोल्ड वार का अंत हुआ तो यूरोप के देशों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज किया और कहा कि नहीं, हमें आपसी दुश्मनी का समाधान ढूंढना चाहिए, आपसी दुश्मनी को खत्म करना चाहिए, और सारे यूरोप के देश मिलकर एक यूरोपीय संघ बनाना चाहिए, और जो उसका कानून होगा वही पूरे यूरोप में लागू होगा। तो एक समाधान ढूंढा गया यूरोपीय संघ के रूप में और आसियान देशों के संघ के रूप में। ठीक है। साथ ही इन्हें अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र में देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया गया। क्षेत्रीय जो व्यवस्था है वह है सामूहिक रूप से एक अर्थव्यवस्था को डेवलप करने का काम किया गया। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और चीन कैसे डेवलप हुआ, चीन का आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफी नाटकीय प्रभाव डाला, ये भी हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है। तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपीय संघ और आसियान और चीन का उदय। चीन कैसे बहुत ज्यादा डेवलप हुआ और दुनिया में उसके क्या इफेक्ट हुए। यूरोपीय संघ सबसे पहले पढ़ते हैं। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे।
क्या यूरोप को अपना पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए? क्या फ्रांस की जर्मनी की दुश्मनी कंटिन्यू रहना चाहिए? क्या ब्रिटेन की जर्मनी की दुश्मनी कंटिन्यू रहना चाहिए जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध फर्स्ट विश्व युद्ध में हुआ था? या हमें अब नए विचारों के साथ सोचना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में सोचना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए नए तरीके से? इसको लेके यूरोप के नेता काफी चिंतित थे। दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देश के आपसी संबंध बने थे। यूरोपीय देशों के आपसी संबंध जो थे उसको द्वितीय विश्व युद्ध ने मतलब ध्वस्त कर दिया था। लेकिन 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। आपसी दुश्मनी के कारण पूरा यूरोप बर्बाद हो गया। अब अंग्रेजों का ही ले लो, ब्रिटेन का हमारे देश से भी लूटा और कई देशों से, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों से भी लूटा, लेकिन उसके बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध होते होते ये बर्बाद हो गया था। और केवल पैसा रुपया में ही नहीं लूटा, जो मान्यताओं और व्यवस्थाओं के चलते यूरोप खड़ा हुआ था, यूरोप एज अ संघ खड़ा हुआ था, तो क्या हुआ, उसकी भी बहुत ज्यादा क्षति हुई। तो एक बार फिर 1945 के बाद यूरोपीय संघ को खड़ा करने की तैयारी होने लगी। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पूरे यूरोप का दुश्मन क्या हो गया था? सोवियत संघ हो गया था। और उस किससे टक्कर ले रहा था सोवियत संघ? अमेरिका से। तो एक साइड में सोवियत संघ अकेला और दूसरे साइड में पूरा यूरोप और अमेरिका। तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन करने में जबरदस्त मदद की। क्यों? ताकि सोवियत संघ से बदला लिया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि हम यूरोप से टेंशन करते रहे, कंपटीशन करते रहे और उधर सोवियत संघ हावी हो जाए हमारे ऊपर। तो यूरोप का भी दुश्मन सोवियत संघ, अमेरिका का भी दुश्मन सोवियत संघ। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अमेरिका ने यूरोप को डेवलप किया। ये शीत युद्ध से बहुत फायदा हुआ यूरोप को। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। नाटो मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। मतलब पूरे यूरोप को एक आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में डेवलप किया गया। जो सक्षम लोग थे, चाहे अमेरिका ने भी मदद करके जो ज़्यादा पिछड़े देश थे या जो ज़्यादा विपरीत परिस्थिति में देश थे, उनकी मदद की गई। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। पश्चिमी यूरोप के देशों ने क्या किया? एक दूसरे का मदद करने लगे, व्यापार के मामले में भी और आर्थिक मामले में भी। मतलब पूरा यूरोपीय संघ जो था वो डेवलप करने लगा। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनैतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुआ। और लगे हाथ 1949 में क्या हो गया? यूरोपीय परिषद बन गया। राजनीतिक सहयोग के लिए ये पूरे यूरोप में एक नया डेवलपमेंट था। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपियन इकोनॉमी का गठन हुआ। अब आगे
अब देखो एक एक संगठन बनते जा रहे हैं। 1957 में क्या हो गया, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हो गया। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। यूरोपियन पार्लियामेंट भी बन गया, मतलब अलग अलग देश का तो अपना शासन व्यवस्था है, अपना पार्लियामेंट है, लेकिन पूरे यूरोप का निर्णय क्या होगा, पूरे यूरोप में किस तरीके की स्थिति परिस्थिति, किस तरीके का हिसाब किताब रहेगा, उसके लिए यूरोपियन पार्लियामेंट बन गया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई, और तेजी आई सोवियत गुट के पतन के बाद, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया। 1992 में इस प्रक्रिया की परिणत यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। कब स्थापना हुई यूरोपीय संघ की? 1992 में, जब यूरोपीय संघ जो हुआ टूट गया। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। पूरे यूरोप की समान विदेश नीति रहेगी, समान सुरक्षा नीति रहेगी और एक समान मुद्रा पूरे यूरोप में चलेगा। मतलब ये सब सिस्टम एक एक करके तैयार होने लगा। मतलब अब यूरोप में कोई दुश्मनी नहीं रहेगी आपस में, सारे यूरोपियन कंट्री क्या है, भाई भाई। एक लंबे समय में बिना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा। समझ में आया? जैसे यूनियन होता है ना, बहुत सारे स्टेट होते हैं और एक कंट्री होता है, तो वैसे पूरा यूरोप काम करने लगा। अब देखो, यूरोप में ही ब्रिटेन है, यूरोप में ही फ्रांस है, यूरोप में ही जर्मनी है, यूरोप में ही इटली है, यूरोप में बहुत सारे पावरफुल कंट्री है, और सारे कंट्री मिलकर जब एक तरीके से काम करने लगेंगे तो पूरा यूरोप बहुत पावरफुल हो गया। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई, लेकिन इसका अपना झंडा है, यूरोपीय यूनियन का अपना गान है, अपना स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा है। संविधान नहीं बन पाया कि यूरोपीय यूनियन जो है एक संविधान पे चलेगा, नहीं तो पूरा का पूरा एक कंट्री ही हो जाता, पूरा यूरोप मिलके एक कॉन्टिनेंट कंट्री हो जाता। लेकिन संविधान रहने दिया गया, लेकिन बाकी सब चीजें तैयार हो गई थी, अपना झंडा, अपना मुद्रा, अपना गान, अपना राष्ट्रीय स्थापना दिवस। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसे काफी हद तक साझी विदेश नीति, सुरक्षा नीति भी बना ली। मतलब साझी विदेश नीति, एक यूरोप से टेंशन मतलब सारे यूरोप से टेंशन, एक यूरोप से सुरक्षा को खतरा मतलब सभी यूरोप से सुरक्षा को खतरा है। तो जो भी है पूरा यूरोप एक साथ खड़ा है। अब जो पुराने सदस्य तो थे ही, लेकिन जब यूरोपीय यूनियन टूट गया तो बहुत सारे यूरोप के भी देश थे उसमें, पूर्वी यूरोप के, तो अब नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की। जब सोवियत संघ टूटा तो यूरोपियन यूनियन ने सोचा कि कुछ नए सदस्य को शामिल किया जाए और इसका विस्तार किया जाए यूरोपीय यूनियन का। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। अब सोवियत खेमे के तो एक तो दुश्मनी थी पहले से, चलो दुश्मनी बहुत न्यूट्रलाइज हो गई, लेकिन वो लोग काफ़ी कम डेवलप थे, तो उनको हेल्प करना कुछ देशों को अच्छा नहीं लग रहा था यूरोप के ही। लेकिन फिर भी यूरोपीय यूनियन ने डिसीजन लिया कि कुछ नए सदस्यों को भी जोड़ा जाए, यूरोपीय यूनियन का विस्तार किया जाए। यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देश के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे कि जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी अब वह यूरोपीय संघ को दे दी जाए। मतलब जो ताकत सरकार को, ब्रिटेन बहुत पावरफुल था, जर्मनी बहुत पावरफुल था, फ्रांस पावरफुल था, अब सारे समान हो जाएंगे तो घाटा किसको हुआ? फिर ब्रिटेन को घाटा हुआ ना।
यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति हुई। मतलब जो नए देश जो सोवियत संघ से टूट के आए थे उनको शामिल करने के लिए भी असहमति थी इनकी। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो लगभग अमेरिका के बराबर था। समझ में आया? इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। यूरो भी बहुत पावरफुल मुद्रा है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा है और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नजदीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज मुल्कों पर भी है। आर्थिक शक्ति का प्रभाव यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में भी काम करता है। मतलब हर जगह यूरोपीय संघ की पावर है। मतलब कि जो सोचा जा रहा था कि सोवियत संघ के कोल्ड वार के अंत होने के बाद अमेरिका एक ध्रुवीय देश पूरा विश्व हो जाएगा, तो ऐसा कुछ यूरोपीय संघ ने कुछ अंकुश लगाया उस पर। यह भी बहुत पावरफुल होके निकला और इसमें मदद भी अमेरिका ने ही किया था। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी हैं। यूनाइटेड नेशन के अस्थायी सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस, मतलब 2 सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल है। 2 तो अस्थायी हैं और कई अस्थायी हैं। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित भी करता है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिका की नीति को हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों में पर धमकी या सैनिक शक्ति के उपयोग करने पर कूटनीति, सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी राजनीति ज़्यादा प्रभावी साबित हुई है। मतलब यूरोपीय संघ कहता है कि हर जगह सैनिक से हमला मत करो, कहीं कहीं पे बातचीत किया जाता है, कूटनीति किया जाता है। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। समझ गए? सैनिक ताकत में भी पावरफुल है। सोचो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली सब एक साथ आ जाए तो सेना तो होगा ही होगा। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक रक्षा बजट है। यूरोपीय संघ के 2 देशों ब्रिटेन और फ्रांस के पास तो परमाणु हथियार है और अनुमान है कि इनके जखीरे में करीब 550 परमाणु हथियार हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ दुनिया में दूसरा स्थान है इसका। अंतरिक्ष विज्ञान में, स्पेस साइंस में और आईटी डिपार्टमेंट में भी, संचार प्रौद्योगिकी में भी बहुत पावरफुल है। ये बहुत डेवलप है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देश की अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। मतलब कभी कभी ये अपना डिसीजन, विदेश नीति में अपना डिसीजन भी ले लेते हैं। जैसे अमेरिका ने जब इराक पे हमला किया था तो ब्रिटेन अमेरिका के साथ था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस उसका विरोध कर रहे थे। समझ में आया? लेकिन फिर भी ओवरऑल पूरा यूरोप एक साथ है।
यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफी नाराजगी है। मतलब पूरे यूरोप का मुद्रा यूरो नहीं होना चाहिए, ये कुछ लोग मानते हैं, लेकिन पूरे यूरोप में एक ही मुद्रा है तो ये सही है यूरोप के यूनिफिकेशन के लिए, एकीकरण के लिए। यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। देखो, यूरोपीय बाजार से ब्रिटेन को अलग रखा गया और अब तो ब्रिटेन बिल्कुल ही अलग हो गया है यूरोपीय यूनियन से। अपने आप को अलग कर लिया है। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। डेनमार्क और स्वीडन ने यूरोपीय मुद्रा को माना ही नहीं। इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। मतलब मुद्रा यूरो नहीं रहेगा तो यूरोप की क्षमता काफी हद तक सीमित हो गई, रक्षा के मामलों में भी। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। तो ये था यूरोप का, यूरोपीय यूनियन का। अब हम आसियान के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दुनिया की देश पर नजर डालें, दुनिया के नक्शे पर नजर डालें, आपके ख्याल से कौन कौन से देश एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में आने चाहिए? जो भी देश एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं, दूसरे विश्व युद्ध से पहले उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ था। कभी यूरोप हमला कर देता था, कभी जापान हमला कर देता था, तथा भारी राजनैतिक और आर्थिक कीमत चुकाई। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ दक्षिण एशिया का। लेकिन युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने का दबाव भी झेलना पड़ा था। टकराव और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। लेकिन बांडुक सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। जब हर प्रयास विफल हो गया तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने क्या किया? सारे ने मिलकर एक आसियान संगठन बनाया। ठीक है, और बहुत अच्छा संगठन था ये। बहुत डेवलपमेंट हुआ इन देशों में जो आसियान में थे, आसियान मतलब संगठन में। 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। कितने देश थे शुरुआत में? 5 देशों ने। क्लियर है? 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान देशों की स्थापना की थी। शुरुआत में 5 थे। कौन देश थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये 5 देश थे जो सबसे पहले हस्ताक्षर किए और आसियान संगठन बनाया। आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक डेवलपमेंट था। इनका किसी से लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं था। इनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना था। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और अस्थायित्व को बढ़ावा देना और इसका उद्देश्य था। बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी आसियान देशों में शामिल हो गए, आसियान संगठन में।
इनकी संख्या अब 10 हो गई थी। 5 पहले थे, 5 और शामिल हो गए। यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा था। इसका एक ही उद्देश्य था, आर्थिक विकास। अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश किया इसने। पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया और इसको आसियान शैली भी कहा जाता है, मतलब आसियान स्टाइल कहा जाता है। मतलब कि किसी की लड़ाई झगड़ा मत करो भाई, किसी के मामले में दखल मत दो, आर्थिक विकास की तरफ देखो, किसी के पछड़े में नहीं पड़ना। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाला सदस्य देशों के सामूहिक आसियान ने जब अब उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे ज्यादा व्यापक बनाया, उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज्यादा व्यापक बनाया है, मतलब बहुत तेजी से डेवलप किया आसियान ने। और अब आर्थिक और सामाजिक दायरा से ऊपर उठ के भी ये लोग सोचता है। ठीक है, क्या सोचता है? 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। मतलब शुरुआत में केवल आर्थिक मामलों में देखा इन्होंने, लेकिन जब आर्थिक मामलों में डेवलप हो गए तो इन्होंने और भी क्षेत्र में कदम उठाए। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। कुछ भी हो जाए, हम आपस में सैनिक टकराव नहीं करेंगे, ये डील कर गई। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए, जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर की संप्रभुता के अधिकारों को सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की कि हम आपस में शांति रखेंगे, हम आपस में निष्पक्षता रखेंगे, हम आपस में सहयोग करेंगे। ये सब पे इन्होंने हस्ताक्षर किए। क्लियर है बात? आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना की गई। अब विदेश नीति भी शामिल हो गया, सुरक्षा भी शामिल हो गया, विदेश नीति भी शामिल हो गया। देखो, आर्थिक मामले से उठकर पैसा आएगा तुम्हारे पास तो हर काम होने लगेगा। तो सुरक्षा नीति भी आ गया, विदेश नीति भी आ गया, तो ARF बनाया गया, अलग संगठन। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोप और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेजी से हो रहा है। छोटे छोटे देश हैं तो कुल पैसा जोड़ोगे, कुल व्यवस्था जोड़ोगे तो कम ही होगा, लेकिन बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं ये लोग। इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेज़ी से वृद्धि हो रहा है। लोग मानते हैं कि आसियान बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, इसके साथ बिजनेस करना चाहिए या कुछ ना कुछ समझौता इसके साथ करना चाहिए। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन तैयार करना और इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। साझा बाजार होगा, जो भी आसियान देश हैं एक दूसरे का प्रोडक्ट खरीदेंगे और तैयार भी आसियान में ही होगा। इस तरीके से इकोनॉमी डेवलप करने में ये कोशिश किए। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को सुधारना चाहेगा। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया। मुक्त व्यापार क्षेत्र, कोई रोक टोक नहीं,
इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने कर भी दी है। अमेरिका और चीन भी इनके साथ कोऑपरेशन करना चाहता है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है। मतलब आसियान का मुख्य उद्देश्य है कि बातचीत करो, टकराओ मत जल्दी, बहुत नुकसान होता है लड़ने से। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की है। मतलब कई मुद्दों को सॉल्व भी किया है इसने, ये नहीं कि केवल नियम बनाए हैं और हुआ कुछ नहीं। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाली एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने और भी आकर्षित बना दिया है। मतलब भारत और चीन के साथ भी एशियान जुड़ना चाहता है, बहुत इंटरेस्टेड है, तो और भी अच्छी बात है। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की है। भारत ने 2 आसियान सदस्यों मलेशिया और सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। क्लियर है? इतनी छूट मिल गई। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई है। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी देशों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद करना और परामर्श करने की नीति में है। अपने सहयोगियों से बातचीत हमेशा करते रहो, नए नए आइडिया आते रहे, बिजनेस बढ़ता रहे। यह एशिया का एकमात्र क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनैतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनैतिक मंच उपलब्ध कराता है। कोई भी देश लड़ते हैं तो आसियान देशों में भी जाके उनका बातचीत होता है, समझ में आया? कई मुद्दे सॉल्व होते हैं आसियान देशों में। अब देखो चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना ने अचानक से तेजी से इतना डेवलप कैसे किया, इसको ध्यान से देखेंगे। आइए अब हमें अपने बिल्कुल नजदीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख करें। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह से देखा जा रहा है, उसे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम सही सटीक बता रहा है। 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। मतलब महाशक्ति, अगला महाशक्ति चीन बनने वाला है, ऐसा लग रहा है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इस कारण क्षेत्रीय मामले में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। मतलब चीन डेवलप करेगा तो और लोग भी डेवलप करेंगे। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन का प्रभाव कई गुना और बढ़ा देते हैं। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना और समय यहाँ की आर्थिक सोवियत और स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी। मतलब जब इसकी
रिवॉल्यूशन हुआ था, जब इसमें क्रांति हुई थी, तो उस टाइम तक इसका जो मॉडल था, आर्थिक मॉडल जो था, वो सोवियत संघ से मोटिवेटेड था, सोवियत संघ के तर्ज पे चल रहा था। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे। ऐसे में उसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हाँ, थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद भी मिली थी और सलाह भी मिल रही थी। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया, उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। मतलब खेती करो, उससे पैसा कमाओ, उससे सरकार के अंडर में कंपनी बनाओ। लेकिन चूंकि इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करना शुरू किया। क्योंकि आयात तो हो नहीं पाएगा, विदेशी मुद्रा है नहीं हमारे पास, तो घर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा सामान तैयार करो। इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिकी अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। बहुत पूरी ताकत लगा दी कि हम भी अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका दें। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और नागरिकों को शिक्षित करना और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया। अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन देने लगा, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगा। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% दर से ही हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रह जा रही थी। विकास तो हो रहा था, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही थी, जिससे कि विकास दिख नहीं पा रहा था। समझ में आया? खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। अध्याय 2 में हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रित आर्थिक संगठन की चर्चा कर चुके हैं। ऐसे ही संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा था, मतलब पूरा भरण पोषण नहीं हो पाता था। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था, विदेशी व्यापार न के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, मतलब बहुत बुरी तरीके से परेशान था चीन। लेकिन चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। 1972 में चीन अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनैतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। सबसे बड़ी शुरुआत उसकी क्या थी? अमेरिका से संबंध बनाया उसने। अमेरिका को लगा कि सोवियत संघ का ये दुश्मन हो जाएगा और अमेरिका ने भी इसकी मदद की। लेकिन 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई ने कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रमुख प्रस्ताव रखे। 1978 के तत्कालीन नेता देंग श्याओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों को खुले द्वार की नीति की घोषणा की। 1978 में यहीं से चाइना डेवलप कर गया, खुले द्वार की नीति। कोई भी कंपनी आ जाए, हमारे पास कोई परेशानी नहीं होगी। एक दिन में पूरी कंपनी की व्यवस्था, उसका मतलब सरकारी जो भी दाव पेच होता है, डॉक्यूमेंट बनाना, सब तेज़ी से कर देंगे, सस्ता लेबर देंगे, सबसे कम टैक्स लेंगे, मतलब खुले द्वार की नीति अपनाई। देखो इस तरीके से आइए चाइना में, आइए निवेश कीजिए। अब नीति यह हो गई है कि विदेश पूंजी प्रौद्योगिकी के निवेश के उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। मतलब पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा उत्पादकता होने लगा है। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और उसके बाद 1998 में उद्योगों का व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया, जहां विदेशी निवेशकों को उद्यम लगाया जा सके।
मतलब 1982 में क्या किया उसने, खेतों का निजीकरण कर दिया। मतलब खेत अब कॉमन नहीं रहेंगे, सबके अपने अपने खेत हो जाएंगे। और 1998 में उसने सारे अवरोध खत्म कर दिए, जो भी अड़चने आती थी कंपनी स्टेबल करने के लिए, सेट करने के लिए। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने में बहुत मदद मिली। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सब लोग ताबड़तोड़ मेहनत करने लगे जब खेत उनका अपना अपना हो गया, और बहुत वृद्धि हुआ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बचत होने लगा। इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बहुत तेज हो गई। समझ में आया? उद्योग में भी बहुत तेज डेवलप किया और कृषि में भी। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बहुत तेजी से विदेशी व्यापार भी बढ़ा इसका। चीन ने पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश भी कर रहा है। मतलब दुनिया के सारे देशों को लगने लगा कि हमें चीन में आना चाहिए, चीन में निवेश करना चाहिए। कम लागत हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सामान बन रहा है, आउटपुट ज़्यादा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके विश्व की व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है। मतलब अब चाइना ने ठान लिया है कि हम दूसरों की बात नहीं सुनेंगे, हम अपनी व्यवस्था बनाएंगे और पूरी दुनिया को अपने अनुसार चलाएंगे। चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला। चीन में गरीबी भी है लेकिन दिखती नहीं है, क्योंकि मीडिया पे पाबंदी है, दिखाना नहीं दिखा सकते, दंड मिलेगा उनको। चीन में बेरोजगारी बढ़ी है, 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही खराब है जितने यूरोप के 18वीं और 19वीं सदी में थे। मतलब महिलाओं के लिए बुरा कंडीशन है वहाँ पर। इसके अलावा पर्यावरण का नुकसान बहुत ज़्यादा करता है चीन। हाँ, और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए हैं। चीन में भ्रष्टाचार भी बहुत है, हालांकि सज़ा बहुत देता है लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार है। गांव और शहर के तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है। जो मुख्य भूमि में लोग रह रहे हैं और जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं, नदी वदी के किनारे, गंगा के किनारे, गंगा तो है नहीं वहाँ, समुद्र के किनारे या कहीं भी और जगह, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा आर्थिक फासला हो गया है। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे हैं। भाई चीन का जवाब नहीं है, सभी मानने लगे हैं। चीन बहुत बड़ी पावर है आर्थिक रूप से। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है। चीन दबदबा बना कर रखता है। यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। एक टाइम था जब इनका बहुत ज़्यादा आपसी विवाद था और अभी भी है, लेकिन उनको भुला के ये चीन के साथ बिजनेस करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, चाहे अमेरिका हो या जापान हो या आसियान हो या रूस हो। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। अभी ताइवान की लड़ाई चल रही है चाइना की। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में भी चीन ने आर्थिक उभार में काफ़ी मदद की थी। आसियान देशों में जब बहुत ज़्यादा संकट आया था तो बहुत आर्थिक रूप से मदद की थी। लातिन अमेरिका और अफ्रीका में
निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताती है कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। लैटिन अमेरिका में भी निवेश कर दिया, अफ्रीका में भी निवेश कर दिया। अब देखते हैं चीन और भारत के संबंध कैसे हैं। पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। मतलब अंग्रेजों के आने से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफ़ी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर कुछ नजराना देकर चैन से रहते थे, टैक्स देते थे, रंगदारी टैक्स। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया हो गया, कोरिया हो गया, इंद चीन के कुछ इलाके हो गए, तिब्बत हो गया, इसकी अधीनता मानते रहे थे। समझ में आया? जब राजवंशी उधर थे तो बहुत ज़्यादा वो क्षेत्र पे प्रभाव जमा रखे थे। भारत के भी अनेक राजवंशों ने और साम्राज्यों का अपने राज्य से बाहर भी रहा है। मतलब भारत में भी ऐसे राजवंश रहे हैं जिनका साम्राज्य का प्रभाव अपने राज्य से बाहर भी रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल चाइना का ही था बाहर में। भारत के राजवंश भी बहुत पावरफुल थे। भारत हो या चीन, इनका प्रभाव सिर्फ राजनैतिक नहीं था, यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए थे। इसी कारण दोनों के बीच राजनैतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके और जब 20वीं सदी में दोनों एक दूसरे से टकराए तो दोनों को एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें भी आई। टकराए थे ना 1962 में। अंग्रेजी राज्य से भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी बहुत लोकप्रिय हुआ था, लेकिन सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने का फैसला से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए। गलती चाइना ने ही की थी, भारत ने नहीं की थी। तिब्बत को जबरदस्ती हड़प लिया और भारत के सीमा किनारे बस्ती बसा दिया। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर अपने प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ पड़े। चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र हमारा है, अक्साई चीन का क्षेत्र हमारा है, भारत कहता है हमारा है, और दोनों 1962 में लड़ गए। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी। भारत की ही हार हुई थी उस टाइम, और भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालीन असर हुआ। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध भी समाप्त हो गए थे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों देशों के बीच संबंध फिर से सुधार शुरू हो गए। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यावहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। इसलिए चीन और भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। मतलब जो मामला विवादास्पद है, जो विवाद है, उसको साइड में रखो और बिजनेस को चलने दो। इस पर राजी हो गए ये लोग। 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू की गई। ठीक है, ऑफिसर लेवल की इनकी वार्ता होते रहती है और विदेश नीति में भी वार्ता होते रहती है। विदेश मंत्री हमारे जाते हैं, उनके आते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब इनके संबंधों का
रणनीतिक ही नहीं, आर्थिक पहलू भी है। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने में बहुत प्रयास को बढ़ावा मिला था। इसके बाद से दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने में शुरुआत की। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने रखने पर समझौता भी किए कि बिजनेस होता रहे। 4 पोस्ट खोला गया। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। 1999 से ही इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई है। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो चुका है। हाल में दोनों देश ऐसे मसलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए हैं जिनसे दोनों देशों के बीच विभेद पैदा हो सके, जैसे विदेश में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन के विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई गई। 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन से खतरे को मद्देनजर उचित ठहराया था, लेकिन इससे भी दोनों देशों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ था। यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में चीन को मददगार माना जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारत के हितों के खिलाफ माना जाता है, पर इसमें से कोई भी मुद्दा दोनों देशों के टकराव करवा देने लायक नहीं माना जाता कि दोनों देश आपस में लड़ जाएं। इस बात का एक प्रमाण यह है कि इस चीज़ों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग के कार्यक्रम जारी रहते हैं हमेशा। चीन और भारत के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा किया करते हैं। इससे दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा करीब से समझने लगे हैं। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित और एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज़्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में मदद मिली है। मतलब भारत और चीन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अब।